Hello students, welcome to my channel Theory Guru. Professor Raspit Kaur here. I'm back with the new video, that is Price Level Accounting Part 1. Issues in Financial Reporting subject हमारा चल रहा है, ठीक है. So Price Level Accounting के बारे में हम बात करेंगे. Introduction. देखो जो prices होते हैं वो कभी भी constant नहीं रहते, right? Prices do not remain constant over a period of time. They tend to change due to various factors. ये जो चेंज होते रहते हैं काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कभी भी प्राइजेस कांस्टेंट नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं. और ये जो फैक्टर्स है वो दो तरह के चेंजेस लेके आ सकते हैं. कौन कौन से? या तो इन्फ्लेशन आएगा या डिफ्लेशन आएगा, ठीक है. या तो किसी चीज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे. तो कहते और यही जो दो कारण है ना, यही क्या कर देते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इनएक्यूरेट बना देते हैं. कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें इनएक्यूरेट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती. तो ये जो चीज है इसके लिए ऐसा होता क्यों है, क्यों इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन हो जाती है? क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो वो बेसिकली हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. अब आप बोलोगे मैम हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है? वैसे काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा. अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता क्या है बेटा, कि जो एसेट्स है ना हम उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं जिस अमाउंट पे हमने एसेट को एक्वायर किया है. मान लो मैंने 5 साल पहले एसेट 5 लाख का लिया था, तो आज की डेट में भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे मैं 5 लाख का ही शो कर रही हूँ. तो एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस एट विच दे वर एक्वायर्ड, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आया है कि नहीं आया. तो ये चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर कंसिडर नहीं की जाती. इसी तरह से लाइबिलिटीज भी कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं? एज दे आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, ठीक है. मतलब मैंने अगर 20,000 पे करने हैं तो 5 साल तक मेरी लाइबिलिटी 20,000 ही रहेगी. और ये जो है इस अमाउंट को भी, लाइबिलिटी के अमाउंट को भी रिवाइज नहीं किया जाता टू कंपनसेट फॉर चेंजेस इन द प्राइस लेवल. तो ये जो चीज है बहुत बड़ी बात है कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है ना वो अप्लाई किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जिसकी वजह से प्राइस लेवल, मतलब जो चेंजेस होते हैं प्राइस के अंदर, इन्फ्लेशन आता है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता. और अगर उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या हमारी बुक्स ऑफ स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें सही रिजल्ट दे रही हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइस लेवल अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है. अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की लिमिटेशंस क्या है? नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है वो प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर ही नहीं करता. और अनरियलिस्टिक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बताता है. अभी मैंने आपको बताया कि 5 साल पहले मैंने एसेट परचेज किया था और आज भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको 5 लाख का ही दिखा रही हूँ. तो क्या ये वैल्यू अनरियलिस्टिक नहीं है? बिल्कुल है. तो अगर आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अनरियलिस्टिक होगी तो आपके प्रॉफिट्स भी अनरियलिस्टिक होंगे. और अगर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स आप शो करोगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे बताएंगी? ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो भी गलत है. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. अब मीनिंग करते हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग का. अब जो प्राइस लेवल अकाउंटिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है by which a company's performance is assessed after adjusting for the effects of inflation. इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को एडजस्ट करने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग, राइट. और इसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोला जाता है. तो आपको अगर एग्जाम में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ जाता है, वन एंड द सेम थिंग. प्राइस लेवल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. सो इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, इसके अंदर जो एसेट की वैल्यू है या लाइबिलिटी की वैल्यू है ना वो करंट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है. एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस ऑन द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर न्यूट्रलाइज्ड. और जो इफेक्ट पड़ता है ना इन्फ्लेशन का हमारे एसेट्स या हमारी लाइबिलिटीज के ऊपर, और उस इफेक्ट को क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज्ड किया जाता है, ठीक है. अब कहते हैं रीजंस क्या है क्यों प्राइस लेवल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी हमें. क्योंकि पहले क्या था, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो किया जाता है, ठीक है. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हमें इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसकी वजह से प्राइस लेवल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी.
ठीक है। और दूसरी बात, कहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं करते, और मेरे पास एक एसेट है, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, ठीक है। आज अगर वो मैंने एसेट 5 लाख का लिया है, तो क्या 10 साल के बाद भी वो एसेट मुझे 5 लाख का ही मिलेगा? तो इन्फ्लेशन की वजह से जब रिप्लेस करने का टाइम आएगा, देन आई विल फेस डिफिकल्टी, क्योंकि इन 10 सालों में मैंने इन्फ्लेशन को तो कंसिडर ही नहीं किया। तो अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो जिस टाइम पे आके हमें एसेट को रिप्लेस करना है, उस टाइम पे डिफिकल्टी फेस करेंगे, क्योंकि हम तो यही सोच के बैठे हुए हैं कि एसेट की वैल्यू क्या है, 5 लाख की। लेकिन 10 साल के बाद इन्फ्लेशन के कारण कभी भी वही चीज आपको उतनी ही अमाउंट में नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है, इनएडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे कैपिटल आपको चाहिए अपना काम करने के लिए, तो अगर इन्फ्लेशन को हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो हमारे एस्टिमेट्स रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल भी क्या है, गलत है। तो हम प्योरली ये जज नहीं कर पा रहे कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आती है, लॉसेस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ होल्डिंग मॉनेटरी करंट एसेट सच एज कैश एंड रिसीवेबल्स। ये पॉइंट अभी आपको नहीं समझ आएगा, और उसी के अगेंस्ट क्या है, गेन्स एक्रूइंग फ्रॉम होल्डिंग करंट लाइबिलिटी एज सन्ड्री क्रेडिटर्स। इन दोनों पॉइंट्स को समझने से पहले हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो पहले हम बात करते हैं मॉनेटरी आइटम्स कौन सी आइटम्स होती हैं। assets and liabilities, the amount of which are receivable or payable in fixed amount। कोई भी एसेट, कोई भी लाइबिलिटी जिसको या हमने रिसीव करना है या पे करना है और उसकी अमाउंट फिक्स है, वो होते हैं मॉनेटरी आइटम्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर में हमारा क्या चेंज आया है वो कंसिडर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल क्या है मॉनेटरी एसेट्स की, कैश, बैंक्स, बिल रिसीवेबल, डेटर्स एक्सेट्रा। अब मैं मोनेटरी एसेट की बात करूं, मोनेटरी एसेट में आप एग्जांपल लो बिल रिसीवेबल की। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने आज की डेट पे किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, और उस बंदे से मैंने 20,000 रुपीज लेने हैं, विच विल बी पेएबल आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद उस बंदे ने मेरे को पेमेंट करनी है 20,000 की, और सर्विसेज मैंने आज की डेट में उसको प्रोवाइड कर दी, तो ये है तो मेरा बिल रिसीवेबल, मेरा एसेट है ना। लेकिन वही सर्विसेज अगर मैं 6 महीने बाद प्रोवाइड करती, तो भी क्या वो 20,000 की होनी थी? बिल्कुल भी नहीं। तब इन्फ्लेशन कंसिडर होना था, तब शायद वो सर्विसेज 23,000 की होती, ठीक है। मैंने सर्विसेज आज की डेट में दे दी, लेकिन मेरे को पेमेंट 6 महीने बाद आने वाली है, तो मेरे को लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अगर वही चीज, वही सर्विसेज मैं 6 मंथ्स बाद प्रोवाइड करती, और उस टाइम तक इन्फ्लेशन को कंसिडर करके वो 23,000 मेरे को अर्न होता, तो आज कितना है 20,000। आज जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन को अगर कंसिडर किया जाए, तो शायद उसी सर्विसेज के लिए 23,000 मिलते। तो ये जो 3,000 है, ये है लॉस। तो ऊपर क्या लिखा है, लॉसेज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ होल्डिंग मॉनेटरी करंट एसेट। जब भी कोई भी मॉनेटरी करंट एसेट को होल्ड करके रखते हैं हम, चाहे वो कैश हो, चाहे वो रिसीवेबल्स हो, बिल रिसीवेबल, बैंक डेटर्स, तो हमें लॉस होता है। अब कैश की एग्जांपल ले लो, जितनी चीजें आज की डेट पे आप खरीद सकते हो, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपीज पड़े हैं, 1 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख में जितनी चीजें मैं आज खरीद सकती हूँ, क्या 6 महीने बाद भी मैं 1 लाख में उतनी चीजें खरीद पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लेशन कंसिडर होगा ना, तो वो कैश भी मेरे पास पड़ा पड़ा मुझे लॉस दे रहा है, तो ये चीज होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर लाइबिलिटीज की बात करें, मॉनेटरी लाइबिलिटीज इंक्लूड क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल। इसमें हमें गेन होता है। कैसे गेन होता है, आज मैंने सर्विसेज ले ली किसी से, ठीक है, मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी थी, मैंने करवा ली, मेरा 20,000 का बिल बन गया, लेकिन वो पेमेंट मैंने 6 मंथ्स के बाद करनी है। तो वही सेम चीज अब हमारे हमारे साथ होगी कि अगर 6 महीने बाद सर्विसेज लेते, तो 6 महीने बाद हमें 23,000 पे करने पड़ने थे, लेकिन हमने कितने पे करने, 20,000। तो हमने कितने बचा लिए, 3,000 का हमें गेन हो गया। तो इसी तरह से अगर हम मॉनेटरी लाइबिलिटी को होल्ड करके रखते हैं, तो हमें गेन होता है, और अगर हम मॉनेटरी एसेट को होल्ड करके रखते हैं, तो हमें लॉस होता है।
इसी के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो दिस विल मेक यू मोर क्लियर, ठीक है। फिर आ गया नॉन मॉनेटरी एसेट्स कौन से होते हैं, वो सारे एसेट्स जिनकी वैल्यू जो है ना वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली चेंज होती है और फिक्स्ड नहीं होती, उनको रीअसेस किया जाता है अलोंग विद द चेंज इन परचेजिंग पावर, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल एंड फर्नीचर, ये होते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट्स। क्लियर हो गया। तो अब प्राइस लेवल अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हमारी स्टेटमेंट्स रिवील करें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हम मेंटेन कर सके ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बैलेंस शीट, की जो हमारी बैलेंस शीट है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करके रख सके। हम क्यों प्राइस लेवल अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारे पास एडिक्वेट फंड्स हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वेरियस एसेट्स, कि 10 साल बाद अगर मैंने कोई एसेट रिप्लेस करना है तो मैं प्रॉपर अकाउंटिंग कर रही हूँ, मुझे पता है कि 10 साल बाद वो एसेट इतने का मिलेगा, तो मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। और लास्ट क्या है, टू स्ट्रेंथन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। तो होपफुली आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।